नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रमेश मेहता। पेश हमारा खास कार्यक्रम आपका सांसद कौन। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सासाराम लोकसभा सीट के बारे में, और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार जी और अंजुम जी मौजूद हैं। हम आज सासाराम लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे, चूँकि सासाराम लोकसभा सीट काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। कैसे प्रसिद्ध रहा, क्यों प्रसिद्ध रहा है, हम इन्हीं लोग से बात से जानेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों लोग का स्वागत है। जी आपका स्वागत जी है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। सबसे पहले हम जानेंगे सासाराम लोकसभा सीट के बारे में। आप 3-4 लोकसभा चुनाव कवर कर चुके हैं सासाराम में। इस बार क्या उम्मीद लगता है आपको, क्या रहेगा इस बार नया? सासाराम लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और शुरू के प्रारंभ के दिनों में, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही यह सीट काफ़ी चर्चा में रहा है। और रिजर्व रहने के बावजूद भी इस सीट पर काफ़ी धुरंधर लोगों ने चुनाव लड़ा। और एक समय ऐसा था कि देश की जो राजनीति होती थी वो सासाराम से तय होता था। बड़ी बात है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का ये क्षेत्र रहा है। जब ये शाहाबाद का क्षेत्र था उस समय ये सासाराम से जगजीवन राम जीतते आ रहे हैं और लगभग 8 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी थाती थी उनकी और कितना प्रभाव था कि लगातार 8 बार सासाराम जैसे सीट से वो जीते और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को, बड़े बड़े मंत्रालयों को उन्होंने संभाला। यहाँ तक कि उप प्रधानमंत्री तक गए। ऐसी चर्चा थी उस समय कि देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन परिस्थितियाँ शायद नहीं बनी, नहीं तो ये क्षेत्र प्रधानमंत्री का भी नेतृत्व करने वाला हो जाता। लेकिन उसके बाद उनकी पुत्री मीरा कुमार का भी ये क्षेत्र रहा जो स्पीकर बनी। उसके बाद छेदी पासवान यहाँ 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो ये क्षेत्र काफ़ी चर्चित रहा है और समसामयिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र हमेशा से प्रभावशाली रहा है। अजय जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि सासाराम लोकसभा सीट क्यों प्रसिद्ध है। हम अंजुम जी से जानना चाहेंगे, अभी जो वर्तमान की स्थिति है सासाराम की, तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह का चुनाव होगा? क्या कांटे की टक्कर होगी? क्योंकि शुरू से कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती रही है, इस बार भी वही सेम मुद्दा है। तो क्या लगता है इस बार किसकी ज़्यादा पकड़ इस बार है? क्योंकि दोनों पार्टियां नई हैं, दोनों उम्मीदवार नए हैं यहाँ पर। तो ऐसा है रमेश जी, सबसे पहले ये कि टक्कर की बात है तो पूर्ण रूप से अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन कामयाब होगा। लेकिन सासाराम संसदीय क्षेत्र के लिए विडंबना बहुत बड़ी रही है कि 1947 के बाद से आज तक हम लोगों ने भी 50 साल से तो कम से कम देखा है यहाँ के सारे सांसद को। लेकिन जिस प्रकार इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कुछ हुआ, किसी के पीरियड में कुछ हुआ है, लेकिन जनता विकास ही मांगती है और देख रही है कि किसने विकास किया है, और जिसने नहीं किया है तो जाहिर है कि उस पर जो है कुछ अंकुश लगेगा और उसके विरुद्ध काम होगा। विकास न होने का मेन कारण क्या रहा है? क्या रिजर्व सीट रहा है या कुछ और कारण रहा है यहाँ पर? रिजर्व सीट की बात जहाँ तक है तो ऐसा कोई कारण नहीं रहा है। होता है जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसके हिसाब से रिजर्वेशन होता है, और ऐसा नहीं है जगजीवन राम के ज़माने में हो चाहे मीरा कुमार के पीरियड में भी काम हुआ है, कुछ हुआ है। लेकिन जिस प्रकार और जिस हिसाब से इन लोगों को पद मिला और भी लोगों को मिला, तो एक एक योजना भी अगर कुछ दी जाती अगर क्षेत्र को, तो बहुत सारी योजना यहाँ मिल सकती थी। ऐसा नहीं हो पाया है, फैक्ट यही है। और उसके बाद अब जहाँ तक हिसाब है, अभी भाजपा से हो या कांग्रेस से जो भी लोग हों, तो ये कहकर कि मैं फलां का पुत्र हूँ चुनाव मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी लोग देख रहे हैं कि आपके पिता सांसद रहे हैं, काम क्या किए हैं, इस पर जो है लोग देखेंगे। दूसरी चीज़, सासाराम संसदीय क्षेत्र में लोगों की प्रतीक्षा थी नए प्रत्याशी की, तो नए प्रत्याशी भी आए हैं, चाहे किसी पार्टी से हों, तो वो जनता के ऊपर निर्भर करता है, वो वोट देना उनका काम है, यही होगा। हम अजीत से जानना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि पिता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या जीत नहीं मिल सकती, कितना तक ये सही साबित हो सकता है अभी के वर्तमान जो परिदृश्य है?
क्योंकि ये विडम्बना रही है सासाराम के लिए, क्योंकि पहले भी मीरा कुमार जी जो आई थी बिजनौर सीट छोड़कर सासाराम में आई थी 1989 में, और उसके बाद चूँकि पहला चुनाव वो छेदी पासवान से हार गए थे, दूसरा चुनाव भी छेदी पासवान से हार गए, लेकिन 2005 में और 2010 का जो 9 का चुनाव था लोकसभा का चुनाव, उसमें उन्होंने जीत दर्ज किया और लगभग 2 बार उनके फिर लगातार 2 बार सांसद बनने का मौका मिला। तो इस बार जैसे आपको मुनीलाल जी के लड़के आए हैं, तो ये कहना कि पुत्र का संबंध होने से नहीं मिलेगा वोट, यहाँ की जनता ने पहले से भी जगजीवन राम के पुत्री को कई बार यहाँ सांसद बना चुकी हैं, तो ये हमें नहीं लगता कि मुद्दा होगा। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो सिर्फ विकास एक शब्द नहीं है, विकास एक बहुआयामी तत्व है। यहाँ नहरों का जाल बिछा है और इसमें बाबू जगजीवन राम का बहुत योगदान था। आप अगर नहरों की बात करेंगे तो हमें लगता है पूरे बिहार में नहरों का जाल अगर है तो इस इलाके में है, लेकिन उन नहरों के पक्कीकरण का जहाँ तक काम हुआ है उसमें जगदानंद बाबू का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने नहरों के पक्कीकरण कराया है। आज भी नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचना बड़ा मुद्दा है। सोन बराज से जो पानी निकलती है वो नहरों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये चर्चा का विषय है। और अभी भी मैं कहूँगा अतिशयोक्ति होगी कि धान की रोपनी के समय बंदूक तक निकल जाते हैं पानी के लिए। तो आज भी इस इलाके का पानी का बहुत बड़ा समस्या है और ये मुद्दा हमें नहीं लगता है कि बनेगा कि उसका पुत्र थे या पुत्र नहीं है या पुत्री थी, ये मुद्दा नहीं है। लोगों को खेतों में पानी चाहिए, खेतों में बिजली चाहिए ताकि सिंचाई हो सके, नहरों के अंतिम छोर तक पानी जाना चाहिए। और इसके अलावे जो विधि व्यवस्था का संकट है, खासकर जो रोहतास ज़िला का आपको दक्षिणी इलाका है वो पर्वतीय है, वहाँ पहाड़ है और पहले बहुत गतिविधियाँ हुआ करती थी, खासकर दस्यू सरगना वहाँ रहा करते थे, बाद में नक्सलियों का कब्जा हुआ, फिलहाल वहाँ शांति है। तो अगर ये पहाड़ी इलाका समृद्धशाली होगा, शांति वहाँ अगर वहाँ शांति आएगी, जैसा कि अभी शांति का माहौल वहाँ बना है, तो जब तक उसका विकास नहीं होगा उस इलाके को, वो इलाका काफ़ी अछूता रहा है। तो सिर्फ भभुआ, मोहनिया और सासाराम का विकास होने से विकास नहीं होगा। जब तक नौहट्टा, यदुनाथपुर ये इलाका जो है अधौरा है, इसको पर्यटन के रूप में डेवलप नहीं किया जाएगा, उसकी सांस्कृतिक धरोहरों को उच्च नहीं किया जाएगा, तब तक बहुआयामी विकास नहीं हो सकता है। तो हमें नहीं लगता है कि किसका पुत्र है, किसकी पुत्री आई है, जगजीवन राम की पुत्री आई है, आपको मुनीलाल जी के पुत्र आए हैं, ये मुद्दा बनेगा। मुद्दा ये बनेगा कि कौन नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचवा पाता है, कौन खेतों में बिजली पहुंचवा पाता है, फ्लाईओवर बनवा पाता है, सड़कों के जाम से मुक्ति करवा पाता है, पहाड़ी और पर्वतीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में विधि व्यवस्था को संधारित करता है। और यहाँ के जो खासकर जो नीडी पर्सन है, मैं बात करता हूँ उनकी, जो पहाड़ के जंगलों में बसते हैं, मतलब लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं, उस गांव में अभी भी पानी की समस्या है। आपको विश्वास नहीं होगा कि उन गांवों में पानी की इतनी समस्या है कि कई लोग एक एक सप्ताह बाद नहाते हैं। पानी लाने बहुत दूर जाना पड़ता है। सरकार ने सोलर के माध्यम से पानी पहुंचाया है, सोलर ऊर्जा के माध्यम से, लेकिन वो भी कारगर नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। कई कंपनियां जो ऊर्जा पहुंचा रही थी, विद्युत पहुंचा रही थी, उनका पीरियड समाप्त हो गया और बिजली नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी कई गांव हैं पहाड़ पर जहां बिजली मतलब रेगुलर रूप से नहीं पहुँच पा रही है। तो ये समस्याएँ हैं, इसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक बहुआयामी विकास नहीं होगा। तो इस तमाम मुद्दे हैं, मेन मुद्दा विकास में यही है हमें लगता है। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि रोहतास जिला कृषि प्रधान जिला है और इसमें नहरों की काफ़ी अहम भूमिका होती है जो जगजीवन बाबू ने दिया, लेकिन उसके बाद कुछ विकास यहाँ पर नहीं दिखा, चाहे मीरा कुमार रही हो चाहे छेदी पासवान रहे हो यहाँ पर, कि क्या कारण रहा है? मतलब आप पर्टिकुलर विकास, हमें पहले बताएं, बहुआयामी चीज़ है। जैसे मीरा जी जब यहाँ थी तो रेलवे में बहुत काम हुआ है। सासाराम रेलवे स्टेशन को ग्रेड 1A में दर्जा दिलाना, इसके अलावा कई ट्रेनें जो पटना से लगभग अछूता था, ये पटना के लिए उन्होंने कई ट्रेनें दी। कई लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से खुलना शुरू हो गई थी, पर यहाँ तक कि दिल्ली की ट्रेन सीधे सासाराम से खुलने लगी थी। तो काम हुआ है। छेदी पासवान के समय में भी बहुत सारा काम हुआ है। मैं मतलब किसी भी सांसद को, जगजीवन राम से लेकर मुनीलाल से लेकर छेदी पासवान से लेकर मीरा कुमार से, किसी भी सांसद के जो किए गए काम को एक सिरे से नकार आप नहीं सकते हैं। जब आपने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं काफ़ी वो रोहतास जिले के लिए मायने रखता है, वहाँ पर विकास अभी अछूता देखा जा रहा है और इधर 20 वर्षों में भी जो स्थिति हालात थी आज भी वही है, तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे, क्या कारण है?
नहीं, विधि व्यवस्था की संधारण हुआ है। विधि व्यवस्था का जो लोग जो अपने जो पुराने धर्रे में थे वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। आपको ही पता होगा, आप भी कई बार हमारे साथ रिपोर्टिंग किए हैं। वैसे लोग जो सोसाइटी से कट गए थे, सरकार से कट गए थे, वो लोग मुख्य धारा में आए हैं और वो लोग रोजगार उन्मुख हुए हैं। उन्हें कुछ काम चाहिए, तो हमें आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें काम उपलब्ध कराएं और उनको वही काम अगर मिले हैं। बहुत से लोग हैं अभी भी, चूँकि उनकी महुआ जैसे लोग, बहुत से शराबबंदी है और लोग शराब वराब बनाते हैं महुआ से। महुआ उन जनजाति वर्ग के जीवन में जुड़ा हुआ है। महुआ की वो पेड़ की पूजा करते हैं। महुआ बिन कर, उसको बिनना यानी चुनना कहते हैं। महुआ चुनते हैं, वही उसका रोज़गार है। उसका मिठाई बनाते हैं, कुछ लोग उसका शराब बना देते हैं। तो हम अगर महुआ चुनती है या चुनता है तो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो उनकी संस्कृति पर हमला है, तो उसका बहुत गुस्सा है उन लोगों में। तो वो महुआ की, आम की पूजा करते हैं, महुआ का प्रसाद चढ़ाते हैं, महुआ को क्या लड्डू बनाकर। तो उससे उस आयाम से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उन तक उनकी जो समस्याएं हैं उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ सासाराम और भभुआ मोहनिया के शहरों की समस्याएं नहीं हैं, उनकी समस्याएं प्रमुख हैं। और गांधी जी भी कहा करते थे कि समाज के सबसे अंतिम तबके के लिए अगर कुछ हम कर पाते हैं तभी वो विकास है, तो उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। अंजुम जी, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर दोनों प्रत्याशी बिल्कुल नए हैं, ऐसे में लोगों के लिए एक सोच बनी हुई है किसको चुना जाए, किसको नहीं चुना जाए। अगर विकास का मुद्दा की बात देखा जाए तो पिछले अगर 2 दफ़े की बात किया जाए, छली पासवान रहे हैं, तो लोगों का नाम है कि कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे में क्या लगता है इस बार विकास को लेकर चुनाव होगा या फिर मोदी के नाम पर चुनाव होगा? देखिए, ऐसा है कि किसी नाम के हिसाब से चुनाव होना ये कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, ये सच्चाई है कि रोहतास ज़िला या सासाराम संसदीय क्षेत्र जिस हिसाब से उसका विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये रोहतास ज़िला, कैमूर ज़िला सभी लोग जानते हैं और सच्चाई भी है कि धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और जितने भी प्रत्याशी आए या यहाँ के समाजसेवी हों, हमारे राजनीतिक दल के लोग हों, इन लोगों को कभी ये नहीं सूझा कि रोहतास ज़िला या कैमूर ज़िला धान का कटोरा ज़िला जो कहा जाता है, और यहाँ से लूट कर जाने वाले कितने लोग हुए, तो उसकी पकड़ लोगों के अंदर नहीं रही और लूटा गया है, न कि इस ज़िला को अधिक दिया गया है। और अभी चुनाव हो रहा है, तमाम दल के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, अन्य दल के हों, जो भी लोग खड़े हैं। लोगों की मानसिकता और लोगों का विचार है कि स्थानीय लोगों को भी देखा जाना चाहिए, नए को भी देखा जाना चाहिए, पुराने जो लोग रहे हैं क्या किए हैं, इस समझ को भी समझना है और उस हिसाब से करना है काम। लेकिन इस बार तो दोनों नए हैं, तो क्या लगता है इस बार? दोनों नए हैं, ठीक है, लेकिन एक पुत्र बताकर जो है, ये सच्चाई है कि हम फला के पुत्र हैं इसलिए हमें वोट दीजिए, ऐसे वोट मिल जाए अलग बात है। लेकिन उनके पिता, उनके काज को लोग देख रहे हैं और देखेंगे, उस पर भी मंथन करेंगे। ऐसी बात नहीं है, करेंगे मंथन। जहाँ तक और भी प्रत्याशी का सवाल है, नए वो भी है, कांग्रेस से हों चाहे जो भी हो, जनता उनके प्रति भी सोचेगी दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन उन्हें ये कहना होगा कि हम क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, और जनता को भी उनसे संकल्प कराना होगा कि आप सासाराम संसदीय क्षेत्र से क्या क्या कीजिएगा और यहाँ के जो भी बिगड़ी व्यवस्था है उसको किस प्रकार संभालिएगा, ना कि आप किसी हिसाब के हो, आरक्षित सीट से खड़े हो चाहे किसी हिसाब से खड़े हो। लेकिन जनता ये देखेगी, और आज का मुद्दा नहीं बल्कि पहले से, अभी भी या पूर्व में भी
जब भी मुद्दा रहा है तो पहला मुद्दा महंगाई का रहा है। महंगाई को देखकर भी सरकार बदली गई है और आज भी रोज़गारी, 2 समय का कम से कम भोजन हर किसी को चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए, ज़िला में जल की व्यवस्था, जितने भी बांध या नहर या किसानों को फैसिलिटी, ये सब होनी चाहिए। वो मुद्दा लेकर लोग आ रहे हैं और उसमें जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे संकल्प लेने के बाद ही उन्हें वोट तो मिलेगा, लेकिन कौन उसमें खरा उतरेगा ये उस प्रत्याशी को आना पड़ेगा कहते हुए कि हम ये काम करेंगे। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि जो चाहे एनडीए के प्रत्याशी हो चाहे इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हो, रोहतास को मुद्दा को लेकर कोई एक्टिव नहीं दिखा रहा है। अगर एनडीए की प्रत्याशी की बात करें तो सीधे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, लेकिन रोहतास का मुद्दा क्या होना चाहिए वो कोई नहीं उठा पा रहा है। नहीं तो रोहतास का मुद्दा क्या होना चाहिए नहीं उठा पा रहा, ऐसी बात नहीं है। जैसे पत्रकार लोगों में भी हम लोग हैं, बहुत सारे सवालात हम लोगों ने किए हैं, पूर्व के भी जो भी सांसद रहे हैं, चाहे किसी पार्टी से इधर से उधर ढलक कर टिकट लेकर आए हों, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन विषय हिसाब से उनसे बातचीत हुई है और मुद्दा को लेकर ऐसी बात नहीं, सवाल जवाब हो रहा है, उनके साथ समस्या बन रही है कि पूर्व में क्या क्या काम नहीं हुआ है, वो उस पर खुद भी सोच रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे वो भविष्य बताएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अंजुम जी। तो भी आपने देखा हमारे साथ अंजुम जी मौजूद थे और अजीत जी मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि लोग चेहरे पर वोट नहीं करेंगे, बाप के नाम पर वोट नहीं करेंगे, लोग वोट करेंगे तो विकास के नाम पर वोट करेंगे। ऐसे मुद्दों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।